Hello dear learners of class 8. Today I am again back with your book explanation video of chapter number 4, that is metals and non-metals. Already part 1 is uploaded of this chapter. If you have not watched yet, do watch it. This is the part 2 of this chapter. In previous video, in part 1, we have studied about the metals, non-metals and the metalloids. Also their physical properties. Now in part 2 video we are going to study about the chemical properties of metals and non-metals. So basically this chapter is from the basics of chemistry. So do watch it carefully and kindly make up the notes. If you are watching the explanation video and when you are studying chemistry, it is very important that whatever the points are there, you mark it down and also you make notes out of that. So let us proceed for the chapter. So from the chemical properties of the metals and non-metals, we are going to start with the part 2 explanation. So as we know that non-metals and metals have different chemical properties. इन दोनों की जो chemical properties है वो कैसी होती है, different होती है एक दूसरे से. जैसे कि अगर हम पहली प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो दैट इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. तो जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, दे फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड, और रिएक्ट करने के बाद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड. तो इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे. अब मेटालिक ऑक्साइड जो होती हैं वो कैसी होती हैं, बेसिक इन नेचर. और क्लास 7th में ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो कि मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हो तो वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और उसके बाद क्या जनरेट करती है, हीट जनरेट करती है. इस रिएक्शन में हीट जनरेट होती है. ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये क्लास 7th में भी है और क्लास 8th दोनों क्लासेस में ये एक्सपेरिमेंट है. इस एक्सपेरिमेंट में होता ये कि जो मैग्नीशियम है वो बर्न होने पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो कैसी होगी, नेचर में बेसिक. कैसी होती है, बेसिक इन नेचर. अब जब बेसिक इन नेचर होती है और जब हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, क्या होता है कि एक वाइटिश ग्रेइश कलर का ऐश मिलता है आपको जब आप इस मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करते हैं. तो इसको आप कलेक्ट करके जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेसिक इन नेचर होता है. ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई. अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कि जो मेटल्स हैं जैसे कि आयरन नेल, वो ब्राउन हो जाती है कुछ समय के बाद. तो ऐसा क्यों होता है, वाई डज इट हैपन, इट हैपन्स बिकॉज आयरन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड द एटमॉस्फेयर विच इज प्रेजेंट विद द मॉइस्चर विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड इट फॉर्म द ब्राउन कलर कोटिंग. ठीक है, जो आपकी आयरन की नेल होती है वो किसके साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और फॉर्मेशन होगा आयरन ऑक्साइड का, जो कि है ब्राउन कलर की एक कोटिंग. कैसी होती है ये, ब्राउन कलर की. और यही होती है आपकी रस्ट, जिसको आप हिंदी में जंग बोलते हैं. ठीक है, और ये जो है इसको आप बोलते हैं आयरन ऑक्साइड. इसके बाद इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग. जब आयरन में आयरन ऑक्साइड बन जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रस्टिंग. क्या होती है ये प्रोसेस, रस्टिंग. तो आप इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे एक एक्टिविटी है. तो ये एक्टिविटी भी इससे ये पता चलता है कि जो रस्ट है वो एसिडिक है या बेसिक है नेचर में. तो इस एक्टिविटी को जब आप परफॉर्म करेंगे, बहुत सिंपल एक्टिविटी है. तो बेसिकली इससे ये पता चलता है कि लिटमस पेपर टेस्ट है ये, और लिटमस पेपर टेस्ट जब किया रस्ट का तो उससे ये पता चला कि जो रस्ट है वो कैसी है, बेसिक इन नेचर. सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास एक और बात आई है सामने कि जो सोडियम और पोटेशियम है ये भी रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे और फॉर्म करते हैं बेसिक ऑक्साइड्स को. और ये जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं या पोटेशियम या सोडियम है ये फायर कैच कर लेते हैं रूम टेम्परेचर पे, यानी कि रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और फॉर्म करते हैं सोडियम ऑक्साइड. इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ सामने कि वाई सोडियम एंड पोटेशियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन. क्यों स्टोर किया जाता है, क्योंकि
इन जो सोडियम और पोटेशियम का नेचर है ये बहुत हाईली रिएक्टिव है और रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और फायर कैच कर लेते हैं। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन में स्टोर किया जाता है। जनरली जो नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। अभी तक हम पढ़ रहे थे मेटल्स के बारे में, मेटल्स और उनकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन को। तो जो नॉन मेटल्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? वो भी ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करेंगे जैसे कि मेटल्स करते हैं। तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ये जनरली एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, कैसे होंगे? एसिडिक इन नेचर। जैसे कि अगर सल्फर को हम बर्न करेंगे तो ये अपना एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। सल्फर व्हेन बर्न विल फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। और जब इसका ऐश जो है जो सल्फर को बर्न करेंगे और इसका जो ऐश होगा उसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे और लिटमस से टेस्ट करेंगे तो जो ब्लू लिटमस है वो किस में टर्न होगा? रेड लिटमस में। इतनी बात क्लियर हुई। इसके साथ जब हम वाटर और सल्फर ऑक्साइड को मिक्स करते हैं तो वो क्या बनाता है? सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है एक, ये एक्टिविटी आप अपने स्कूल में परफॉर्म करके देखिएगा केमिस्ट्री लैब में, बहुत मज़ा आएगा। तो इसी के बाद जब हम बात करते हैं रिएक्शन विथ वाटर, या दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन विथ वाटर। जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और फॉर्म करेंगे किसको? मेटल हाइड्रोक्साइड को। और जो मेटल ऑक्साइड देखो, या तो मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे या फिर मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, या तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे या ऑक्साइड्स बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस वहाँ से लिबरेट होगी। ठीक है, इसके साथ ही जो कुछ मेटल्स हैं वो अगर रिएक्ट करेंगे कोल्ड वाटर के साथ, वहीं सम मेटल्स विल रिएक्ट विद द हॉट वाटर। सम रिएक्शन और कुछ रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। ये डिपेंड करता है मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी के ऊपर। कुछ मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ और फॉर्म करते हैं हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम कि जो सोडियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ क्या रिलीज हुई? हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। वहीं अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन देखें तो ये सारी रिएक्शन बैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है, जितने एटम रिएक्टेंट साइड पर है, ये वाला जो साइड है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट साइड और ये वाला साइड होता है प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो जितने एटम रिएक्टेंट साइड पे है उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड पे है। और अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वो होती है बैलेंस रिएक्शन। और अगर मैं कहूँ कि यहाँ 2 नहीं लिखा है, ठीक है, तो ये कैसी रिएक्शन हो गई? अनबैलेंस। क्योंकि यहाँ देखो पूरे जगह अगर आप एटम्स कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल नंबर आएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे भी। दूसरी रिएक्शन है मैग्नीशियम की। जब मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। क्या लिबरेट होगी? हाइड्रोजन गैस। जनरली नॉन मेटल्स की अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ? वाटर और स्टीम के साथ, और बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं कहाँ पे? एयर में। रिएक्ट तो करते, देखो ज़्यादा जो हाईली रिएक्टिविटी इनकी शो होती है एयर में होती है, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर और स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्या नहीं करते? दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड स्टीम, दे रिएक्ट विथ एयर। ठीक है, नॉन मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव इन एयर एंड स्टोर्ड इन वाटर। हाईली रिएक्टिव होते हैं इसलिए इनको स्टोर करना पड़ता है वाटर में, क्योंकि ये एयर के साथ हाईली रिएक्टिव है। अब फॉस्फोरस ऐसा नॉन मेटल है जो फायर कैच करता है जब भी एयर के कांटेक्ट में आता है। तो इसका रीज़न ये है कि फॉस्फोरस को इसीलिए वाटर में स्टोर किया जाता है ताकि
उसका जो कांटेक्ट है एटमॉस्फेयर के साथ वो ब्रेक हो जाए, यानी कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट है वो यहाँ पर ब्रेक करने के लिए जो फॉस्फोरस है उसको कहाँ स्टोर करते हैं, वाटर में। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन। तो जो मेटल्स है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट्स बनाते हैं और रिलीज करते हैं हाइड्रोजन को। क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे और रिलीज करेंगे हाइड्रोजन को। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स जो हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो थोड़ा सा स्लो रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ। व्हेन बर्निंग मैचस्टिक इज बॉट नियर द हाइड्रोजन गैस, जब हम बर्निंग मैचस्टिक को, मैचिस को हाइड्रोजन गैस के पास में लेके आते हैं तो एक पॉपिंग साउंड आता है, ठीक है, पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि सोडियम जो है वो रिएक्ट कर रहा है एसिड जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो फॉर्म क्या होगा, यहाँ प्रोडक्ट क्या आएगा, NaCl which is sodium chloride and hydrogen will be liberated. Then after aluminium when react with HCl which is hydrochloric acid, it will give अमोनियम क्लोराइड। क्या मिलेगा यहाँ पे हमको प्रोडक्ट, अमोनियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन लिबरेटेड या हाइड्रोजन इज रिलीज्ड आउट। Similarly, in magnesium, when magnesium react with the acid, which is hydrochloric acid, it will give magnesium chloride and hydrogen will be released out. Now you can see here, the diagram is given to you. In this diagram, what we have done is एक एसिड सोल्यूशन लिया हुआ है। क्या लिया है हमने, ये पूरा एसिडिक सोल्यूशन है। इस एसिडिक सोल्यूशन में मेटल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, मेटल। और एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो किसको लिबरेट करता है, हाइड्रोजन गैस को। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है कि नहीं, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक बर्निंग मैच स्टिक को रख दिया। अब जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट होगी तो ये बर्निंग मैच स्टिक की वजह से जो हाइड्रोजन है वो क्या क्रिएट करेगी, एक पॉपअप साउंड क्रिएट करेगी, है ना। अब ये मेटल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आप एल्यूमिनियम की स्ट्रिप डाल दो, ठीक है, एल्यूमिनियम की फॉइल या स्ट्रिप डाल दो और एसिड में डालना है तो आपको हाइड्रोजन गैस कैसे लिबरेट होती है ये पता चलेगा। अब सम मेटल्स रिएक्ट विथ स्पेसिफिक एसिड, कुछ मेटल कुछ स्पेसिफिक एसिड के साथ ही रिएक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कॉपर जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा HCl के साथ, कॉपर HCl के साथ कभी रिएक्ट नहीं करेगा। कॉपर रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो कि है H2SO4। अब सल्फ्यूरिक एसिड की एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये किंग ऑफ एसिड कहा जाता है इसको, ठीक है। अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड। जो नॉन मेटल्स हैं ये बेचारे गरीब हैं, ये एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं शो करेंगे, ठीक है। ये बोलते हैं मेटल्स तुम ही रिएक्ट कर लो, हमें तो एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करनी है। नेक्स्ट इज इट इज अ फैक्ट। बेटा आप कुछ पढ़ो नहीं पढ़ो पर इस बुक के इट इज अ फैक्ट तो जरूर पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है, इसीलिए एडवाइस ये नहीं किया जाता है कि कभी भी सोर फूड जैसे कि कर्ड, पिकल को आप मेटालिक बॉल्स या यूटेंसिल में स्टोर करें, ठीक है। जो भी आपके सोर फूड समझते हैं ना, जो खाने पे सोर लगते हैं, उनको कभी भी आप मेटालिक कंटेनर्स में स्टोर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मेटालिक कंटेनर में उसको स्टोर करेंगे तो वहाँ पे रिएक्शन होने लगेगी एसिड और मेटल के बीच में। क्या होने लगेगा? एसिड और मेटल के बीच में रिएक्शन होगी और इसका रिजल्ट ये होगा कि फॉर्मेशन होगा एक पॉइजनस या टॉक्सिक सब्सटेंस का। इसलिए कभी भी आपकी मम्मी अचार या फिर कर्ड को मेटल के बर्तन में स्टोर करके नहीं रखती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं रिएक्शन विथ बेसिस। अभी हमने क्या पढ़ा? रिएक्शन विथ एसिड। अब हम पढ़ रहे हैं फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि है रिएक्शन विथ बेसिस। जनरली जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करेंगे बेसिस के साथ और रिलीज करते हैं क्या? हाइड्रोजन गैस। इसी के साथ साथ कुछ मेटल जैसे कि जिंक और एल्यूमिनियम जो है ये रिएक्ट करते हैं
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इट इज़ अ बेस, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है। और जब ये मेटल्स इन बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म करते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब यहाँ पर एक डिफरेंस बिटवीन का चार्ट दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं फिजिकल के और कुछ दिए हुए हैं केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं इसको। फिजिकल डिफरेंस किसको पढ़ते हैं पहले, फिजिकल डिफरेंस। तो क्या क्या फिजिकल डिफरेंस दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला डिफरेंस तो ये है कि जो मेटल है वो कैसे होंगे आपके, हार्ड और सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पे, हार्ड और सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। वहीं नॉन मेटल जो है वो जनरली कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और नॉन मेटल्स जो है वो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अब यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि मर्क्यूरी एक मेटल है और लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, वहीं डायमंड एक नॉन मेटल है और एक हार्ड सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसी के साथ जो मेटल्स हैं वो सेकंड डिफरेंस ये हो गया कि मेटल्स लस्टरस होते हैं, वहीं नॉन मेटल्स नॉन लस्टरस होंगे। थर्ड डिफरेंस ये है कि मेलेबिलिटी और डक्टाइलिटी मेटल्स में होती है, वहीं पर नॉन मेटल्स में ऐसा कुछ नहीं होता। देन नेक्स्ट इज दे हैव हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, और जो नॉन मेटल्स हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल्स जो है वो सोनरस होते हैं, सोनारिटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, वहीं नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो ये नॉन सोनरस होते हैं और इनकी जो डेंसिटी है ये कैसी होगी, बहुत ही लो। अब हम बात करेंगे यहाँ केमिकल डिफरेंस की, किसकी, केमिकल डिफरेंस। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हेयर इज कि जो मेटल्स हैं वो फॉर्म करते हैं बेसिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, और जो नॉन मेटल है वो फॉर्म करेंगे एसिडिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ। देन मेटल्स के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है वो वाटर पे रिएक्ट करने पे आते हैं, यानी कि अगर कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। वहीं जो नॉन मेटल्स है ये डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। वहीं पर नॉन मेटल्स जो हैं ये रिएक्टिव होते हैं एसिड के साथ और फॉर्म करते हैं सॉल्ट्स को और रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस को। नॉन मेटल जो है ये इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं शो करेंगे एसिड के साथ। इतने पॉइंट्स क्लियर हुए। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा 10th तक काम आने वाला टॉपिक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 10th तक काम आने वाला टॉपिक है, बहुत ध्यान से आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। क्या करता है यहाँ पे, जो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देगा किसको, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको। क्यों रिप्लेस करता है, क्योंकि उसको कंपाउंड फॉर्म करना है। तो जो द मोर इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म द कंपाउंड, द मोर इज इट्स रिएक्टिविटी। जितनी ज़्यादा किसी एलिमेंट की टेंडेंसी होगी कंपाउंड फॉर्म करने की, उतनी ही ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी भी होगी, है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। मेटल्स डू नॉट हैव सेम रिएक्टिविटी। जो मेटल्स हैं उनकी सेम रिएक्टिविटी नहीं होती है। ये बेस होती है डिग्री ऑफ देयर रिएक्टिविटी पे। किस पे बेस होती है, डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी। अब ये डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हाईली रिएक्टिव मेटल, फिर उससे कम रिएक्टिव मेटल, फिर उससे भी कम रिएक्टिव मेटल, इस तरीके से एक अरेंजमेंट है। उसी को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज एक अरेंजमेंट है मेटल्स का, किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी रिएक्टिविटी के रिस्पेक्ट में, जैसे कि हाई टू लो रिएक्टिव मेटल में हम देखते हैं सीरीज को।
जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव मेटल को किसी भी रिएक्शन में। इसको आप हाईलाइट कर लो, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस करेगा हाई रिएक्टिव मेटल को। और जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो क्या है, पोटेशियम, जो कि किस पोजीशन पे, टॉप पोजीशन पे। और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है वो है गोल्ड, जो कि बॉटम की पोजीशन में है। और गोल्ड अपने आप में नोबल मेटल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसको रिएक्ट नहीं करना, वो लीस्ट रिएक्टिव है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज को। तो यहाँ देखिए, यहाँ टॉप पे क्या दिए हुए हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल और यहाँ लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो यहाँ पर पहला मेटल जो है क्या दिख रहा है आपको, पोटेशियम, नेक्स्ट इज सोडियम, देन कैल्शियम, फिर कैल्शियम से कम कौन है, मैग्नीशियम, उससे कम कौन है, एल्यूमिनियम, फिर जिंक, उसके बाद आयरन, आयरन के बाद टिन, टिन के बाद कौन है, लेड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को एक न्यूट्रल उसमें रखा गया है, ठीक है। देन लीस्ट में आएंगे आपके कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। प्लैटिनम सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज थी और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ एक एक्टिविटी आ गई हमारे पास कि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कैसे समझेंगे। तो ये जो रिएक्टिविटी है ये बहुत इजी रिएक्टिविटी है। इसमें करना है आपको कि एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उस टेस्ट ट्यूब में डालना है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, एक आयरन नेल लेनी है, उसको थ्रेड से बांधना है और उस आयरन नेल को उस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप कर देना है। जब आप डिप करके रखेंगे 15 मिनट के लिए, उसको बिना डिस्टर्ब करे आप 15 से 30 मिनट मान लो, 30 मिनट तक रखोगे तो क्या होगा, वहाँ पे जो आयरन की नेल है ना, ये आयरन की नेल जो है इस पर यहाँ ब्राउन कलर की क्या हो जाएगी, ब्राउन कलर का कुछ सब्सटेंस डिपॉजिट होने लगेगा। तो ये जो डिपोजिशन है ये किसका है, ये कॉपर का डिपोजिशन है, ठीक है। और जो सोल्यूशन है वो किस कलर का हो जाएगा, वो सोल्यूशन हो जाएगा ग्रीन कलर का, जो कि फेरस सल्फेट सोल्यूशन में टर्न हो जाएगा। यानी कि जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है वो टर्न हो गया फेरस सल्फेट में। यानी कि यहाँ जो कॉपर था उसको किसने रिप्लेस कर दिया है, आयरन ने, ठीक है, आयरन ने रिप्लेस कर दिया, फेरस मतलब आयरन, Fe। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, यहाँ पर रिप्लेसमेंट हुआ, तो जो कॉपर सल्फेट था उसका कलर कैसा हो गया, ग्रीनिश। क्यों हो गया, क्योंकि जितना भी कॉपर था वो कहाँ डिपॉजिट हो गया, नेल की सरफेस पे, और आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को। तो यहाँ पर ये समझ में आया। अब हम आ जाते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स पे। यूजेस ऑफ मेटल्स, अब मेटल की यूज कहाँ कहाँ होती है। कुछ मेटल जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इसको हम यूज़ करते हैं हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स में, वाटर बॉयलर्स जो फैक्ट्रीज में होते हैं वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि कॉपर जो है वो इलेक्ट्रिक वायर में यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि बहुत हाई कंडक्शन पावर है इसका, गुड कंडक्टर है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाने में, डायनेमो बनाने में और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनाने में भी किसका यूज़ होगा, मेटल्स जैसे कि कॉपर। एल्यूमिनियम जो है बहुत ही लाइट मेटल है, इसलिए एयरक्राफ्ट की बॉडी किससे बनी हुई होती है, एल्यूमिनियम से बनी हुई होती है। एल्यूमिनियम फॉइल को हम यूज़ करते हैं पैकिंग करने में, किसकी पैकिंग करने में, फूड की और मेडिसिन की पैकिंग होती है। आयरन और स्टील जो है ये एक्सटेंसिव यूज़ होता है इसका, टूल्स, पाइप्स, टॉयज, ऑटोमोबाइल, नेल, बोल्ट्स और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए, ब्रिज और बिल्डिंग बनाने में भी इसका यूज़ है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम जैसे नोबल मेटल्स जो है उनका यूज़ किया जाता है ज्वेलरी मेकिंग के लिए। सोडियम एक मेटल है जिसको हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। मर्क्यूरी का यूज़ किया जाता है थर्मोमीटर में। टिन का यूज़ होता है आयरन को कोट करने के लिए ताकि उसमें रस्ट ना लगे, ठीक है। फिर इसके बाद पैकिंग फूड, देन यूज ऑफ दी नॉन मेटल्स। अब हम आ गए किस पे, नॉन मेटल्स के यूजेस पे और मेटलॉइड्स के यूजेस पे।
तो कुछ नॉन मेटल जैसे कि ऑक्सीजन जो है बहुत असेंशियल है सर्वाइवल के लिए, जो हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड जो है वो ऑक्सीजन की वजह से ही हो पाता है ना, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉस्फरस जो है ये मैच बॉक्स बनाने के काम आता है, और फायर क्रैकर्स बनाए जाते हैं फॉस्फरस से। आयोडीन एंटीसेप्टिक में यूज़ होगा, ड्रेसिंग करते हैं वूंड की तब यूज़ होता है। देन टेबल सॉल्ट में भी आयोडीन है। नाइट्रोजन और फॉस्फरस का यूज़ हम करते हैं मैन्युफैक्चर करने में फर्टिलाइजर्स को। यूरिया, कैल्शियम, अमोनियम ये कॉमन फर्टिलाइजर्स होते हैं। इसके साथ ही कुछ प्रिजर्वेटिव्स, जो फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसमें भी हम नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन का यूज़ होता है अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग में। हैबर्स प्रोसेस जो होती है उसमें, हैबर्स प्रोसेस आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगी हायर क्लासेस में। अभी आप ये याद रख लीजिए कि अमोनियम की मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस जो होती है वो हैबर्स प्रोसेस है। लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ किया जाता है रॉकेट फ्यूल में। सल्फर को यूज़ करते हैं हम फायर क्रैकर, गन पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए। फिर इसी के साथ साथ जो रबर है उसको बनाने के लिए भी सल्फ़र का यूज़ किया जाता है। टायर्स बनते हैं ना जिस रबर के, उसके लिए सल्फ़र का यूज़ एंटीसेप्टिक क्रीम में भी करते हैं और फंगीसाइड्स में भी किया जाता है। क्लोरीन जो है वो डिसइंफेक्टेंट के लिए काम किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। वाटर क्लीन करने का भी काम करता है। देन ग्रेफाइट बैटरीज में लगता है, बैटरीज में डाला जाता है। देन लीड ऑफ द पेंसिल, आप डेली यूज़ में ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं, जो आपकी पेंसिल की लीड है जिससे आप अभी ये सेंटेंस और पॉइंट्स हाईलाइट कर रहे हैं, वो किसकी बनी हुई है? ग्रेफाइट की। डायमंड का यूज़ भी ज्वेलरी मेकिंग में किया जाता है, और कटिंग और ग्राइंडिंग टूल्स जो होते हैं वो भी डायमंड के कटर से बनाए जाते हैं। देन सिलिकॉन एक मेटलॉइड है, इसका यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि हमको जो माइक्रोचिप्स बनानी होती है उसमें सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। सिलिकॉन जो है वो सोलर पैनल्स में भी लगे हुए होते हैं। सिलिकॉन्स बने होते हैं सिलिकॉन्स जो हैं उनका यूज़ एज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस और वाटर प्रूफ क्लॉथिंग के लिए भी किया जाता है ना। अब हम आ जाते हैं इट इज़ अ फैक्ट। अब इट इज़ अ फैक्ट में क्या दिया हुआ है कि कोई एलॉय है। एलॉय क्या होता है? एक होमोजेनस मिक्सचर होता है किसी दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का, जिसमें कि मेटल और नॉन मेटल्स का भी मिक्सचर हो सकता है। जैसे कि एलॉयज आर जनरली स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर एंड रेजिस्ट टू कोरोजन। जो एलॉय होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और रेजिस्ट करता है कोरोजन से, मतलब कोरोड नहीं होता। बाय फॉर्मिंग एलॉय, अगर एलॉय हम बनाते हैं तो इससे प्रॉपर्टी जो है मेटल की उसको चेंज किया जा सकता है और मॉडिफाई किया जाता है ताकि हमारे पास एक बेटर सब्स्टिट्यूट आ जाए। देन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नॉन मेटल्स की। किसकी बात करेंगे अब? सॉरी, नॉन मेटल्स की तो हम कर चुके हैं। यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं नोबल मेटल्स की। नोबल मेटल्स जो होते हैं जैसे कि आपके सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये नोबल मेटल्स हैं और ये लेस रिएक्टिव होते हैं, है ना, लेस रिएक्टिव मेटल। ये एयर, वाटर, ठीक है, एयर, वाटर, एसिड, बेस, इन सब के साथ रिएक्ट नहीं करते और कैसी स्टेट में रहते हैं? ये फ्री स्टेट में मिलते हैं। metals which occur in free state in nature are known as noble metal। अब noble metal किसको बोलते हैं? ऐसे metals जो फ्री स्टेट में हमें नेचर में मिल जाते हैं उनको हम बोलते हैं नोबल मेटल्स। प्लैटिनम जो है कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है नोबल मेटल के जैसे, ठीक है। प्लैटिनम जो है वो नोबल मेटल के जैसे कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। Since noble metals are least reactive, they do not get tarnished and retain their shine luster for long time। और ये कैसे टैन नहीं होते हैं, रिटेन करते हैं अपनी नेचुरल शाइन और लस्टर को बहुत लंबे समय तक। गोल्ड, प्लैटिनम जो है
सिल्वर भी, ये मेंडेबल और डक्टाइल मेटल है, बहुत हाईली मेंडेबल और डक्टाइल मेटल्स होते हैं ये। इनकी शीट्स बहुत इजीली बन जाती हैं, ठीक है। वायर्स भी आप बहुत इजीली बना सकते हैं, एक्सट्रीमली थिन वायर्स भी बन सकते हैं इसके, और इसकी शीट्स और फॉइल्स भी बनती है। और यही रीज़न है कि इसको ज्वेलरी मेकिंग में यूज़ किया जाता है। गोल्ड की जो प्लेटिंग होती है दूसरे मेटल पे, जैसे कि कॉपर और सिल्वर पे गोल्ड की प्लेटिंग भी करवाई जाती है ना। इसी के साथ साथ जो प्लैटिनम है उसको यूज़ किया जाता है डेंटिस्ट्री और बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए। तो ये नोबल मेटल के ऊपर कई बार ना शॉर्ट नोट आ जाता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेना एक बार अच्छे से। शॉर्ट नोट जनरली नोबल मेटल्स पे पूछा जाता है। देन कोरोजन ऑफ मेटल। अब मेटल का कोरोजन क्या होता है, व्हाट इज कोरोजन ऑफ मेटल? ऑलरेडी हम क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं कोरोजन क्या है। तो रस्टिंग जो है, आप 5th क्लास से भी पढ़ते आ ही रहे होंगे रस्टिंग के बारे में, और जहाँ तक मुझे लगता है आपको बहुत कुछ पता है, पर हम यहाँ केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में पढ़ रहे हैं, है ना। तो केमिस्ट्री में कोरोजन का जो मतलब है, और वैसे भी कोरोजन का मतलब यही होता है कि केमिकल एक्शन की वजह से जो मेटल है वो धीरे धीरे करके अपनी प्रॉपर्टीज़ को डिस्टॉर्ट कर लेता है ना। इसी का मतलब होता है कोरोजन। जो सिल्वर है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड इन द एटमॉस्फेयर, और कोरोड होना चालू करता है। इसीलिए सिल्वर कैसा होने लगता है? ब्लैक होने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। सिल्वर सल्फाइड का जो फॉर्मूला है वो है Ag2S। इसी के साथ जो रस्टिंग है, रस्टिंग भी एक तरीके का कोरोजन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मेटल है उस पर क्या हो जाता है, मेटल जो है, आयरन जो है वो क्या करता है, रिएक्ट करता है वाटर, मॉइस्चर और एयर के साथ, है ना। और फिर उससे क्या फॉर्म होता है? रस्ट। एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं रस्ट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। अब जो केमिकल फॉर्मूला है रस्टिंग का वो क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, Fe2O3.XH2O, ठीक है। तो यहाँ पर जो X है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को, कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब जो आपके आयरन के नट और बोल्ट होते हैं, या आयरन चेन है, या फिर आयरन की रेलिंग वगैरह है, वो रस्टिंग की प्रोसेस को अंडरगो करती है। इसके लिए 2 एसेंशियल कंडीशन होंगी रस्टिंग के लिए। पहली है आपकी प्रेजेंस ऑफ एयर होनी चाहिए, दूसरा मॉइस्चर की प्रेजेंट। अगर एयर मॉइस्चर है तो रस्टिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब इट इज़ अ फैक्ट, हम देख लेते हैं कि रस्टिंग और कोरोजन जो है दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। रस्टिंग और कोरोजन एक दूसरे से डिफरेंट है, पर दोनों ही केमिकल प्रोसेस हैं जो रिजल्ट करती हैं किसमें? किसी भी मटेरियल के डिसइंटीग्रेशन में। डिसइंटीग्रेशन ऑफ मटेरियल होता है दोनों में, स्पेशली किसका? कौन से मटेरियल का? जो मेटल के मटेरियल है। पर जो टर्म रस्टिंग है उसको यूज़ किया जाता है आयरन के लिए और उसके एलॉयज के लिए, है ना। जब आयरन ऑक्साइड फॉर्म होते हैं उसके लिए हम रस्टिंग टर्म का यूज़ करते हैं। वहीं कोरोजन का यूज़ हम कब करते हैं? पॉलीमर्स, वुड, मेटल्स एंड अदर सब्सटेंस जब खराब होने लगता है तो उसके लिए हम कोरोजन का यूज़ करते हैं, ठीक है। कब खराब होता है? जब वो एक्सपोज होता है एयर और केमिकल में। तो ये आपका जो चैप्टर था यहाँ पर हो गया है इस चैप्टर का दी एंड। अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया है तो काइंडली शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग विद साइंस वाइज in comment section. Though thank you dear students for lending your ears and learning with Science Wise.